अभ्यंतर प्रयत्न कहलाएगा। और बाह्य प्रयत्न ध्वनि के अंत में होने वाली क्रिया अर्थात जो श्वास आदि का जो समय है वह क्या कहलाएगा, वह बाह्यांतर प्रयत्न कहलाएगा या बाह्य प्रयत्न कहलाएगा। इस तरीके से हम स्वरों के दो भेद व्यंजनों के दो भेद देखते हैं। अब अभ्यंतर प्रयत्न के मुख्य तीन भेद हैं, कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन और ऊष्मस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन, यह इनके भेद कहलाते हैं। क्या है? देखिए, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन है ये 5 उच्चारण स्थानों के माध्यम से बोले जाते हैं। उन 5 उच्चारण स्थानों के माध्यम से जो बोले जाते हैं वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है। जब हम स्वर और व्यंजन का जो उच्चारण करते हैं उसमें जो बीच की स्थिति बनती है उससे जो उच्चारित होते हैं वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कहलाते हैं? जिसमें वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है वह कहलाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अगर हम व्यंजनों को देखें तो कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब किस स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं और ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, चलिए एक बार देखते हैं। कुछ विशिष्ट ध्वनियां भी हैं जिनका वर्गीकरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन कौन से कहलाते हैं? य और व, यह अर्धस्वर कहलाते हैं। लुंठित और प्रकंपित स्वर व्यंजन कौन से होते हैं? तो आर है वह लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो ल पार्श्विक व्यंजन होता है। और अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो कौन से? 5वां अक्षर जो वर्गों में आते हैं वो सब अनुनासिक होते हैं। कौन कौन से? य म ग ड़ न। तो य म ड़ न और म, यह जो 5 व्यंजन है यह अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। चलिए आगे, जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, वह कौन कौन से हैं? तो 5 वर्ग में हम इनको बांटते हैं। तो जो का वर्ग के व्यंजन है, चा वर्ग के व्यंजन है, ट वर्ग के व्यंजन है, त वर्ग के और प वर्ग के जो व्यंजन है वह सब क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। कौन कौन से? देखिए, क वर्ग में कौन कौन आता है? क, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, व, भ, म, ये सब स्पर्शी व्यंजन है और ये 5 वर्गों में डिवाइडेड है। और ये जो 5वां अक्षर होता है यह अनुनासिक कहलाता है। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन 4 है। कौन कौन से? य, व, र और ल, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। और इन्हीं को हम अगर जो हमने पिछले स्लाइड में देखा उसी में अगर हम बांटे तो अर्धस्वर कौन कौन से थे? य और व अर्धस्वर थे। लुंठित या प्रकंपित कौन सा था? र था। और पार्श्विक कौन सा है? ल है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन है जो स्वर और व्यंजन के बीच की जो स्थिति बनती है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसमें श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। आगे देखते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो श, त, त और ह, यह जो है यह ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें क्या होती है? वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है जिससे ऊष्मा पैदा होती है, इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नाद या गूंज के आधार पर और श्वास की मात्रा के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर हम भेद देखें तो कौन कौन से भेद बनते हैं? अघोष और सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए, अघोष में नाद नहीं होता और सघोष में एक नाद होता है, एक गूंज होती है। और अल्प प्राण में कम श्वास लेकर
वर्ण उच्चरित होते हैं और महाप्राण में अधिक सांस लेते हुए वर्ण उच्चरित होते हैं। इनको हम देखें तो कौन कौन से भेद होंगे इनके, घोष और अघोष के। तो अघोष व्यंजन जो 5 वर्ग हैं उनमें से पहले जो 2 व्यंजन हैं वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं और पीछे के जो 3 व्यंजन हैं वह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। याद कर लीजिए, जो हमारे 5 वर्गों में जो हमने व्यंजन डिवाइड कर रखे हैं उनमें से पहले 2 जो व्यंजन हैं, क और ख मान ले, च और छ, ट और ठ, त और थ, फ, प और फ, ये क्या है, ये अघोष व्यंजन है। इसमें नाद नहीं होती, कोई गूंज नहीं होती। और इनको आप बोल के देखेंगे ग, घ, य, ट, ठ, य, ट, ड़, ट, ठ, ड, त, ध, न, प, फ, म, ये कुछ गूंज के साथ निकलेंगे, इसीलिए इन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। तो सघोष व्यंजन अंतिम जो 3 होते हैं वे जो व्यंजन होते हैं वह कहलाते हैं सघोष व्यंजन, और आगे के जो 2 व्यंजन होते हैं वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अगर देखें इसके बाद अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है, उन व्यंजनों को देखें तो अल्पप्राण व्यंजन वे कहलाते हैं जिनमें कम श्वास निकलती है, और महाप्राण व्यंजन वे कहलाते हैं जिनमें अधिक श्वास निकलती है। तो अल्पप्राण में देखिए, जैसे पहला, दूसरा, पहला, तीसरा और 5वां जो अक्षर होता है वह अल्पप्राण व्यंजन होता है, और महाप्राण व्यंजन दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वह महाप्राण व्यंजन होता है। तो क, घ, य, ट, ज और य, ट, ड, ण, त, द, न, प, व और म, ये हैं अल्पप्राण व्यंजन। और महाप्राण व्यंजन ख, घ, छ, छ, ठ, ड, फ, ध, प और भ, ये क्या है, ये कहलाएंगे आपके महाप्राण, जिनमें अधिक स्वर निकलते हैं वे कहलाएंगे महाप्राण व्यंजन। तो इस तरीके से घोष, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों के भेद हमने यहाँ पर देखे। अगर हम इनको पूरे एक चार्ट में समझे तो इसका पूरा एक चार्ट कैसे बनेगा, तो देखिए, जो वर्ग 1 है उसमें अघोष और अल्पप्राण व्यंजन आते हैं, वर्ग 2 में अघोष और महाप्राण व्यंजन आते हैं, वर्ग 3 में सघोष और अल्पप्राण व्यंजन आते हैं, वर्ग 4 में सघोष और महाप्राण व्यंजन आते हैं, वर्ग 5 में सघोष और अल्पप्राण और जिनको अनुनासिक कहते हैं वह आते हैं। और जो बच गए हैं उसमें श, श और स, यह किस में आते हैं, अघोष और महाप्राण में। और जो य, र, ल, व है, जो अंतस्थ व्यंजन थे वो किस में आते हैं, सघोष और अल्पप्राण में आते हैं। और हा जो व्यंजन है वह सघोष और महाप्राण व्यंजन में आता है। कई बार आप देखिए परीक्षाओं में यही प्रश्न होते हैं कि 6 व्यंजन वह अघोष है, महाप्राण है, यह आपको बताना होता है। ऐसे सामान्य से प्रश्न आप देखेंगे तो इन्हीं चार्ट को अगर आप अच्छे से तो आप बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे देखें, अब हम कुछ जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थानों को देखें कि वह कहाँ से उच्चरित होते हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है वह एक वैज्ञानिक वर्णमाला कही जाती है। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह एक निश्चित उच्चारण स्थान से उच्चरित होती है और क्रम से उच्चरित होती है। जो वर्णमाला है वह हमारे उच्चारण स्थानों के क्रम के अनुसार बनाई गई है, तो इसीलिए वह वैज्ञानिक कही जाती है। तो उन उच्चारण स्थानों को देखते हैं कौन कौन से वे उच्चारण स्थान हैं। तो यहाँ पर नासिका, दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, वत्स और कंठ, यह हमारे कुछ उच्चारण स्थान हैं जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे स्वर और व्यंजन
उच्चरित होते हैं। तो कौन कौन से स्वर कहाँ से और कौन कौन से व्यंजन कहाँ से उच्चरित होते हैं? तो सबसे पहले मूर्धन्य। मूर्धन्य से कौन कौन से स्वर और व्यंजन उच्चरित होते हैं? तो स्वर देखें तो री, वो मूर्धा से उच्चरित होता है। और व्यंजन में देखें, सबसे पहले कंठ का देखना, क्योंकि कंठ से शुरुआत होती है, वो स्लाइड आगे हुई थी। कंठ में देखें तो स्वर कौन कौन से कंठ से उच्चरित होते हैं? अ, दीर्घ अ और विसर्ग, यह कंठ से उच्चरित होते हैं। और व्यंजन क, ख, ग, घ, य और ह, यह व्यंजन कंठ से उच्चरित होते हैं। तालव्य से देखें तो तालव्य से कौन कौन से उच्चरित होते हैं? ई और दीर्घ ई, वह तालव्य से उच्चरित होती है। और व्यंजनों में च, छ, ज, झ, य और श, यह तालव्य से उच्चरित होते हैं। आगे मूर्धन्य से कौन कौन उच्चरित होते हैं? तो मूर्धा से री, और व्यंजन में जो टा वर्ग है वह और चा, जिसे हम मूर्धन्य श भी कहते हैं, वह उच्चरित होता है। वत्स से स्वर में कोई भी उच्चरित नहीं होता, लेकिन व्यंजन में त, र, ल और न, यह वत्स ध्वनियां कहलाती है। दंत से कोई स्वर उच्चरित नहीं होता, लेकिन व्यंजन में त, थ, द, ध, न, मतलब जो त वर्ग है वह पूरा किससे? दंत से उच्चरित होता है। आगे देखें, ओष्ठ से जो उच्चरित होते हैं, ओष्ठ से उ और दीर्घ उ, और व्यंजन में प वर्ग पूरा ओष्ठ से उच्चरित होता है। अनुनासिक व्यंजन जो पंचमाक्षर हैं, हमारे वर्गों में जो पंचमाक्षर हैं वह सब अनुनासिक हैं। य, म, ग, ण, न, ये सब अनुनासिक व्यंजन कहे जाते हैं, जो कि नासिका से उच्चरित होते हैं। किससे उच्चरित होते हैं? नासिका से, नाक से उच्चरित होते हैं। तो अब कंठ तालव्य से, मतलब ये तो हमने एक एक देखे, लेकिन जो दो उच्चारण स्थानों को मिला के जो व्यंजन और स्वर उच्चरित होते हैं उनको देखते हैं। तो कंठ तालव्य से ए, ऐ, ये कंठ तालव्य से होता है। कंठ ओष्ठ से अ, ओ, औ, ये कंठ ओष्ठ से होता है। और दंत ओष्ठ से व उच्चरित होता है। यह भी आपकी परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी ध्वनि किस स्थान से उच्चरित होती है, तो वह भी आप अच्छे से देख लें और इसे याद कर लें। तो अगर हम पूरा एक चार्ट देखें कि कौन सा सघोष, अघोष और उच्चारण स्थान किन वर्ग के क्या हैं, तो इस पूरे चार्ट से आप वह सब समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आज हमने पूरा स्वर और व्यंजनों को पढ़ा। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर के भेद क्या हैं, व्यंजनों के भेद क्या हैं, किस किस आधार से उनके भेद कहे गए हैं, उन सारी बातों को आज हमने इस क्लास में देखा। मुझे लगता है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको यह क्लास समझ में आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट लिख सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। अभी के लिए यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।